एग्जाम्पल 1.7 में समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा L है, L, L एंड L। यहाँ -q आवेश रखा है जो Q3 से प्रदर्शित है, Q1 इक्वल Q चार्ज रखा है, Q2 इक्वल Q चार्ज रखा है, और ये एक समबाहु त्रिभुज है। और हमें प्रत्येक आवेश पर नेट बल की गणना करनी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आवेश Q1 की। तो Q1 पर Q2 और Q3 दोनों आवेश बल लगाएंगे। Q1 आवेश भी बल लगाएगा और Q2। इसी प्रकार Q2 पर भी दोनों आवेश बल लगाएंगे, Q1 और Q3। इसी प्रकार Q3 पर भी दोनों आवेश बल लगाएंगे। तो हमें 3 आवेशों में से किसी एक आवेश पर शेष 2 बलों की वजह से लगने वाले बल की गणना करनी है। यह है एग्जाम्पल 1.7। ये डायग्राम है एग्जाम्पल 1.7 का। Q1 इक्वल +Q है और Q2 इक्वल भी +Q है। तो ये +Q इस +Q को प्रतिक्षेपित करके दूर भगाएगा, यानी कि Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा उसे हम F12 से प्रदर्शित करेंगे, जैसे हमने पहले बता रखा है। Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण, कूलाम के नियम में समझाया था, 1 पर बल लगेगा 2 के कारण, तो इसको दिखाएंगे F12 से। और प्लस को दूर भगाएगा ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये दिशा हो जाएगी। और ये माइनस का है Q3, माइनस प्लस को आकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में। Q3 Q1 पर बल लगाएगा, तो Q1 पर बल Q3 के कारण, तो इसको प्रदर्शित करेंगे F13 से। यदि आपको ये नहीं पता है तो आपको कूलाम का नियम की वीडियो देखनी होगी जिसमें कि मैंने ये समझाया है। Q1 पर Q2 के कारण बल, तो इसको प्रदर्शित करेंगे F12 से। और Q1 पर Q3 के कारण बल, तो इसको प्रदर्शित करेंगे F13 से। माइनस प्लस को आकर्षित करेगा इस दिशा में और प्लस को दूर भगाएगा इस दिशा में। ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा, और जब ये 60 डिग्री का एंगल होगा तो ये बचा हुआ कोण होगा 120 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि F12 और F13 के बीच का कोण 120 डिग्री है। कैसे? ये सीधी लाइन जा रही है, तो सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, और ये समबाहु त्रिभुज का एक कोण है 60 डिग्री होगा, तो बचा हुआ शेष 120 रहेगा। तो F12 और F13 के बीच का कोण कितना है? 120। इसी प्रकार F21 और F23 के बीच का कोण भी 120 आएगा। यहाँ F21 क्या है? वही कूलाम के नियम से Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण, तो इसको प्रदर्शित करेंगे F21 से। और Q2 पर लगने वाला बल Q3 के कारण, Q2 पर लगने वाला बल Q3 के कारण, तो इसको प्रदर्शित करेंगे F23। F1 और F12 और F13 के बीच का कोण 120 डिग्री है। इसी प्रकार F21 और F23 के बीच का कोण भी 120 डिग्री होगा। बात करते हैं C की। C पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये +B इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। Q3 पर बल Q1 के कारण, तो इसको F31 से दिखाएंगे। 3 पर बल 1 के कारण, यानी कि F31। और Q3 पर बल Q2 के कारण, यानी कि F3। 3 पर बल 2 के कारण, F32। ये माइनस, ये दोनों प्लस, तो दोनों प्लस दोनों माइनस को आकर्षित करेंगे इस दिशा में और इस दिशा में, तो ये हो गया F31 और F32।
F12 और F13 का परिणामी F1 से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये Q1 पर परिणामी बल है। Q1 पर परिणामी बल है तो F1 से दिखा देते हैं। ऐसे ही F21 और F23 पर लगने वाला परिणामी बल F2 से प्रदर्शित करेंगे। F2 से इसलिए क्योंकि ये Q2 पर लगने वाला परिणामी बल है। इसी प्रकार F31 और F32 का परिणामी बल F3 से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये Q3 पर लगने वाला बल। तो हमें F1, F2 और F3 तीनों ज्ञात करनी है। तीनों आवेश समान है Q, Q, Q। सिर्फ ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ है जो दिशा बताता है, प्रकृति बताता है कि आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का। परमाणु तीनों बलों की परमाणु 6 बलों के 2 बल इस पर, 2 बल इस पर और 2 बल इस पर, परिणामी 6 बलों का समानीय है क्योंकि परमाणु तीनों आवेशों के समान है और इनकी समबाहु त्रिभुज की भुजा L भी समान है। तो जो ये 6 बल हैं ये सब के सब आपस में समान होंगे। F12 F13 के बराबर होगा, F21 F23 के बराबर होगा और F32 F31 के इक्वल होगा। 2 समान बल F12 और F13 के बीच का कोण 120 डिग्री है। समान बलों के बीच यदि 120 डिग्री का कोण होता है तो जो परिणामी होता है यानी कि F1 जो यहाँ परिणामी है वो इन दोनों बलों के बराबर ही होता है। आइए इसको समझते हैं। 11वीं क्लास में वेक्टर एनालिसिस में आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था, रिजल्टेंट R इक्वल √a² + b² + 2ab cos। 11वीं क्लास का वेक्टर एनालिसिस का फॉर्मूला है परिणामी यानी रिजल्टेंट R इक्वल √a² + b² + 2ab cos थीटा। यदि दोनों वेक्टर समान हैं, a बराबर b है, तो हम b की जगह a लिख सकते हैं। दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो हम b की जगह पर a लिख सकते हैं। तो हमने b को a लिख दिया और यहाँ b को a लिख दिया और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 120 डिग्री है तो cos 120 लिख दिया। इस परिस्थिति में cos 120 की वैल्यू जब हम -1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये a² + a² 2a² होगा और ये भी 2a² बनेगा, लेकिन cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल तो बचता है 2a² - a², जिसका आंसर है √a² यानी कि a। तो आपने देखा कि यदि दो वेक्टर समान है, a बराबर b है, a बराबर b है, तभी हम b की जगह a लिख सकते हैं और उनके बीच का कोण 120 डिग्री है। तो जो परिणामी होता है वो उसी वेक्टर के समान होता है यानी कि R इक्वल a होता है। इसी प्रकार यहाँ F12 F13 के इक्वल है और इनका बीच का कोण भी 120 डिग्री है। तो इनका परिणामी F1 F12 और F3 के बराबर होगा। जैसे F1 R है, ये A है और ये B है और इनके बीच का एंगल 120 है। तो R किसके इक्वल आएगा, A या B, क्योंकि A इक्वल B है। ऐसे ही यहाँ पर F1 F12 और F13 के बराबर आएगा क्योंकि F12 F13 के समान है। जब हम F12 ज्ञात करेंगे यानी कि Q1 पर बल Q2 के कारण, तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन L² क्योंकि इसकी भुजा L है। और जब हम F13 ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q × -Q अपॉन L²। लेकिन माइनस सिर्फ इसकी प्रकृति को बताता है, आकर्षण की प्रकृति। तो अगर हम दिशा को छोड़ दें, डायरेक्शन को छोड़ दें, तो F12 और F13 आपस में समान होंगे। दोनों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। F12 और F13 दोनों इक्वल होंगे और इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q² अपॉन L²। F13 के केस में ये माइनस आएगा
लेकिन मैंने मॉडुलस लगा दिया है। मॉडुलस की वजह से हम माइनस साइन को छोड़ देते हैं। जब आप F13 को कैलकुलेट करोगे तो आएगा Q इंटू माइनस Q F13 के लिए। इसीलिए यहाँ हमने मॉडुलस का प्रयोग किया है, यानी परिमाण का। ये मॉडुलस साइन लगाने पर माइनस साइन को नहीं लिखा जाता। तो F12 F13 आपस में इक्वल है और इनके बीच का एंगल भी 120 डिग्री है। तो जब हम इसका परिणामी ज्ञात करेंगे यानी कि F1 निकालेंगे तो वो F12 और F13 के इक्वल ही आएगा, यानी कि यही वैल्यू आएगी इसकी। 120 डिग्री एंगल होने की वजह से जो F1 आएगा वो F12 और F13 के इक्वल आएगा और उसकी वैल्यू ये होगी। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि यदि दो बराबर वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो उनका परिणामी की वैल्यू वही होती है, R इक्वल A इक्वल B, यानी कि R इक्वल A इक्वल B, सेम वैल्यू है। तो हमने F1 फाइंड कर लिया ये। इसी प्रकार Q2 आवेश के लिए F21 और F23 दोनों इक्वल होंगे और इनके बीच का कोण भी 120 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि F21 और F23 के इक्वल होगा उसी R इक्वल A इक्वल B वाले फॉर्मूले से। यदि बीच का कोण 120 डिग्री है तो F2 का मान इन दोनों के इक्वल होगा। अतः हम लिख सकते हैं इसी प्रकार F2 इक्वल F21 इक्वल F23 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने मॉडुलस का प्रयोग किया है जिससे कि नेगेटिव साइन को ना लिखा जाए। ये जो F1 है इसकी दिशा इस तरह से है, तो हम कह सकते हैं कि ये F1 की दिशा BC के समांतर है। आप गौर से इसको देखेंगे कि BC के समांतर जा रहा है F1 और F2 की दिशा पैरेलल टू AC के समांतर है। F2 AC के समांतर है। अतः यहाँ लिखा गया है कि F1 डायरेक्शन ऑफ F1 इज अलोंग BC, यानी कि BC के पैरेलल समांतर। डायरेक्शन ऑफ F1 की दिशा BC के अनुदिश है, यानी कि BC के समांतर है। और इसी प्रकार F2 की दिशा AC के अनुदिश है, यानी कि AC के समांतर है। अब Q3 इक्वल माइनस Q पर नेट बल निकालते हैं। Q3 इक्वल माइनस Q पर Q1 आकर्षण का बल लगा रहा है इधर, जो F31 से प्रदर्शित है, और Q2 आकर्षण का बल लगा रहा है इधर, जो F32 से प्रदर्शित है। यानी कि Q3 पर दो बल लग रहे हैं। Q3 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F31 और Q3 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F3। इनके बीच का कोण है 60 डिग्री और इनका परिणामी है F3। यहाँ 120 डिग्री का एंगल नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट F3 का मान इन दोनों के बराबर नहीं है। यहाँ बीच में एंगल 120 था, इसलिए F1 का मान F12 या F13 के इक्वल था। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का कोण 120 था, इसलिए F2 का मान F23 या F21 के इक्वल था। यहाँ ऐसा नहीं है। Q3 इक्वल माइनस Q पर नेट बल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। F3 इक्वल F31 स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 कॉस थीटा प्लस F32 स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है R इक्वल अंडर रूट A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू रखी गई। F31 और F32 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। F31 F32 इक्वल है, तो मैं F32 की जगह
F31 लिख सकता हूँ। तो जब F32 की जगह F31 लिखूँगा तो F31 इंटू F31 स्क्वायर बन जाएगा और cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दी जाएगी। F32 को हमने F31 लिख दिया, F32 को F31 लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। 2 से 2 कैंसिल, एक F31 यहाँ, एक F31 यहाँ, एक F31 यहाँ, तीनों का सम हो जाता है 3F31 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो ये आ जाता है √3F31 और F31 की वैल्यू ये है 1/4πε0 Q²/L²। तो यहाँ वैल्यू रख दी गई F31। इस तरह से F3 की वैल्यू आ गई √3 1/4πε0 Q²/L²। ये वैल्यू 1/4πε0 Q²/L² F1 की है। यहाँ हमने F1 इक्वल फाइंड किया था 1/4πε0 Q²/L²। तो यहाँ F3 इक्वल √3 और इसकी जगह F1 रख देने पर F3 आ जाता है √3F1 और इसकी दिशा होगी CD के अनुदिश, CD के अनुदिश। डायग्राम से स्पष्ट है कि F3 की दिशा CD के अनुदिश है, CD के अनुदिश इसकी डायरेक्शन F3 CD के अनुदिश है, जबकि F1 की दिशा थी BC के समांतर और F2 की दिशा थी AC के समांतर। यदि हम इन तीनों बलों को एक बिंदु पर मिलाएं तो F2 पीछे बढ़ाने पर यहाँ बिंदुओं पर इस प्रकार मिलेगा और ऐसा लगेगा कि F2 यहाँ से आगे जा रहा है। F1 भी यहाँ से O से ऊपर जाती हुई प्रतीत होगा, F1 भी, और F3 इस पर आके ऐसे मिलता हुआ प्रतीत होगा तो ये नीचे निकल जाएगा। मतलब बिंदुओं पर F2 ऐसे जा रहा है, F1 इस डायरेक्शन में जा रहा है और F3 ऊपर से नीचे आता हुआ इधर निकल जा रहा है। तो बिंदुओं पर अब 3 बल हैं, एक F1, एक F2 और तीसरा F3। F1 और F2 के बीच का कोण है 60 डिग्री और F3 नीचे की तरफ जा रहा है। F1 F2 के बीच का कोण 60 डिग्री जाता है। किस प्रकार? ये कोण 60 डिग्री होगा क्योंकि F21 और F23 के बीच का कोण 120 था, तो परिणामी इनके बीच में आया और ये एंगल रहा 60 डिग्री। ये वाला एंगल ये 60 डिग्री होगा, तो इसके पीछे का ये एंगल भी 60 डिग्री हुआ क्योंकि ये सम्मुख या शीर्षाभिमुख या वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये 60 है तो इसके पीछे का ये एंगल भी 60 होगा। इसी प्रकार इसके 60 होने पर इसके पीछे का ये कोण भी 60 होगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री। जब दो एंगल 60 के हैं तो तीसरा अपने आप 60 का हो जाता है। अतः ये भी एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो F1 और F2 के बीच का कोण है 60 डिग्री और F3 है। O पर 3 बल लग रहे हैं, F1, F2 और F3। तो पहले हम F1 F2 का परिणामी ज्ञात करेंगे जिसे F12 से प्रदर्शित करेंगे, जिस प्रकार हमने एग्जाम्पल 1.6 में किया था। एग्जाम्पल 1.6 में हमने पहले F2 और F3 का परिणामी F23 ज्ञात किया था, फिर उसे F1 के साथ जोड़ा था। इसी प्रकार यहाँ पहले F1 F2 का परिणामी F12 ज्ञात करेंगे, फिर F12 को F3 के साथ जोड़ेंगे।
और F12 की डायरेक्शन इन दोनों के ठीक बीच में आएगी, इस दिशा में। F1 और F2 का परिणामी F12 का डायरेक्शन ये होगा, इनके ठीक बीच में, और F3 का परिणामी इधर जाएगा। F1 F2 परिमाण में बराबर हैं। जब दोनों वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उनके ठीक बीच में आता है। तो पहले F12 ज्ञात करते हैं। F1 F2 का परिणामी F12 के लिए वही R इक्वल √a² + 2ab cos θ + b², सूत्र लगाया जाएगा। यहाँ पर F1 और F2 आपस में इक्वल हैं, तो हम F2 की जगह F1 लिख सकते हैं। F1², F2 की जगह F1 लिखोगे तो ये भी F1², cos 60 की वैल्यू हाफ, और F2 की जगह F1। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाता है √3 F1²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो F12 की वैल्यू आ गई √3 F1। लेकिन इसकी दिशा होगी OD के अनुदिश। डायग्राम से स्पष्ट है कि F12 की दिशा है OD के अनुदिश, और जबकि F3 की दिशा है इसके विपरीत, D से O की ओर, नीचे की तरफ। इस प्रकार F12 और F3 की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो O पर नेट बल निकालने के लिए जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो दिशाएं विपरीत होने की वजह से एक के आगे माइनस साइन आ जाएगा। F12 की वैल्यू √3 F1 है और F3 की वैल्यू भी √3 F1 है। F12 की वैल्यू भी √3 F1 और F3 की वैल्यू भी √3 F1, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए इनको घटाया जाएगा। तो ऊपर नेट बल आ जाएगा 0। FO की वैल्यू 0 आ। तो इस वाली समीकरण से FO इक्वल F12 + F3 से FO की जगह हम 0 लिख सकते हैं। तो FO की जगह जब ये 0 लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा F12 + F3 = 0। F12 + F3 = 0। F12 का अर्थ F12 F1 + F2 का परिणामी था, तो F12 को लिख दिया F1 + F2 + F3 = 0, यानी कि तीनों बलों का परिणामी 0 होगा। F12 इक्वल -F3 से न्यूटन के प्रतिक्रिया नियम की भी पुष्टि होती है कि 1 और 2 मिलकर 3 पर जितना बल लगाएंगे, 3 अकेला ही 1 और 2 पर उतना बल लगा देगा। कोई भी दो आवेश तीसरे आवेश पर जितना बल लगाएंगे, तीसरा आवेश अकेला ही उन दोनों पर उतना बल लगा देगा। अतः ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की भी पुष्टि करता है।